अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट और अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। इस अवसर पर AIAM यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज की शुरुआत भी की गई। AIAM का मकसद अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना है और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। AIAM के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जसदीप सिंह को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला में एक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट स्थापित किया गया है। CBG मुख्य रूप से मीथेन गैस का मिश्रण है जो पशुओं और पौधों में अपशिष्ट अपघटन से पैदा होती है। इसे शुद्ध और संपीड़ित करके वाहन और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CBG का ऊर्जा मूल्य मामले में CNG के समान है और यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प है। इस परियोजना के कई लाभ हैं, जैसे यह प्राकृतिक गैस के आयात में कमी लाएगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा और साथ ही इससे किसानों की भी आय बढ़ सकेगी। सरकार ने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद जेंडर बेस्ड हिंसा को समाप्त करना है। इसे नई चेतना 3.0 अभियान के साथ शुरू किया जाएगा ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। यह अभियान 25 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के साथ मेल खाता है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और UN महिला के समर्थन से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक फिल्म रिलीज की जाएगी जो सभी नागरिकों के जेंडर बेस्ड हिंसा के खिलाफ शपथ लेने की अपील करेगी। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एंटीबायोटिक्स के कुछ प्रकारों को एनिमल फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या से निपटा जा सके। इसका मकसद पशुपालन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना है। यह निर्णय मांस, दूध, पोल्ट्री, अंडे और मत्स्य पालन पर लागू होंगे। भारत इन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक पशु उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को 30 से 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। भारत का पहला संविधान म्यूजियम OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खोला गया। इस म्यूजियम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। म्यूजियम संविधान के निर्माता, उनके सिद्धांतों, प्रावधानों और उसके विकास की झलक को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की होलोग्राम और भारतीय संविधान की 1000 फोटो लिथोग्राफिक प्रतियां यहाँ मौजूद हैं। इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, क्विज, रोबोट गाइड और संविधान सभा के सदस्यों की मूर्तियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसका मकसद संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों और प्रावधानों को समझना है और लोगों को यह बताना है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों ने राष्ट्र को कैसे आकार दिया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह अगले 2 दिनों में और तीव्र हो सकता है और चक्रवात का रूप ले सकता है। अगर यह चक्रवात का रूप लेता है तो इसका नाम फेंगल होगा, जिसे सऊदी अरब ने दिया है। इसके तमिलनाडु और श्रीलंका के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, जो भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन लोगों को दूध के महत्व और इसके सेवन से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका मकसद डेयरी उद्योग को मजबूत करना और मिल्क प्रोडक्शन और खपत को बढ़ावा देना है। श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। भारत 13वें UN वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन और क्षत्रिय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसमें 30 देशों के 90 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 120 भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन भूस्थानिक जानकारी के उपयोग को बढ़ाने, विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उभरती हुई भूस्थानिक तकनीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मकसद दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही डिजिटल डेटा अर्थव्यवस्था में भूस्थानिक डेटा, प्रोसेस और सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी देना है।
भारत सरकार ने ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। यह एक सेक्टर स्कीम है जिसके तहत सभी केंद्रीय और राज्य प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुंच मिलेगी। यह सुविधा नेशनल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की देखरेख में संचालित किया जाएगा। योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त होगी, जो लगभग 6300 संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की शुरुआत 2025 में होगी और यह 2027 तक 3 वर्षों तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर तक पहुंच प्रदान करने के लिए कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कार्यक्रम भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का काम करता है। इसके तहत म्यूजिक, डांस, थिएटर, साहित्य, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान संभव होगा। वर्तमान में भारत सरकार 144 देशों के साथ CEPs पर चर्चा कर रही है और 84 देशों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने DLT यानी डिजाइन लॉ ट्रीटी को अपनाया है। इसका मकसद औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा प्रोसेस को मजबूत बनाना है। भारत भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। DLT में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं: समय सीमा में छूट, आसान प्रक्रियाएं और एक आवेदन के जरिए कई डिजाइनों को दर्ज करने जैसी सुविधाएं इत्यादि। ये बदलाव लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और इंडिपेंडेंट डिजाइनरों को लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये ट्रीटी इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिजाइन सिस्टम्स को लागू करने और डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी। आप हिंदी माध्यम से IAS बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 29 नवंबर तक चलेगा। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये मंत्रालय की ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका मकसद उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के पर्यटन व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही टिकाऊ और समावेशी पर्यटन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं पर एक सम्मेलन वॉइस श्रीलंका 2024 आयोजित किया है। इस सम्मेलन में 40 देशों के 200 से अधिक हितधारक शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका के निर्यात विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यह सम्मेलन भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते व्यापार और नेबरहुड फर्स्ट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। भारत ने ऊर्जा, बंदरगाह, रेलवे आदि क्षेत्रों में श्रीलंका की मदद की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के जरिए भारत द्वारा श्रीलंका की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण में भी सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता से प्रेरित है। यह अभियान देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें शिक्षा, कौशल तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकेगा। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाल विवाह की रोकथाम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं को रिपोर्ट करने में मदद करेगा। AIMM यानी अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस मिशन को 1 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इसका मकसद भारत के नवाचार और उद्यमिता तंत्र का विस्तार करना और मजबूती प्रदान करना है। यह रोजगार, नए प्रोडक्ट और सेवाओं के सृजन पर केंद्रित होगा। अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वें स्थान पर है और भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अभियान का मकसद जेंडर बेस्ड वायलेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाना है। इसके अलावा उन्होंने 13 राज्यों में 227 नए GRC यानी जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर पीड़ितों को घटनाओं की रिपोर्ट करने, सूचना प्राप्त करने और कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। IIT कानपुर ने एक नई और महत्वपूर्ण स्टील्थ टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम AMSCS यानी अनुलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का संबंध उस तकनीक से है जिसकी मदद से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य सेंसर से छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। इसकी मदद से भारतीय विमान, फाइटर जेट्स और मिसाइल रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आएंगे। यह एक टेक्सटाइल बेस्ड ब्रॉडबैंड मेटा मटेरियल माइक्रोवेव एब्जॉर्बर पर आधारित है जो रडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग को अप्रभावी बना देती है। इसे बनाने का लाइसेंस मेटा तत्व सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में 49वां स्थान हासिल किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11 स्थान की बढ़ोतरी को दिखाता है। यानी 2023 में भारत की रैंक 60वीं थी। यह इंडेक्स 133 देशों का मूल्यांकन करता है। इस इंडेक्स में भारत ने AI साइंटिफिक पब्लिकेशन, AI टैलेंट कंसंट्रेशन और ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है जो भारत की डिजिटल प्रगति को दिखाता है। इसके अलावा भारत ने 2022 में 5G सेवा शुरू की थी जिसके चलते ग्लोबल मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग में तेजी से सुधार हुआ और भारत की रैंक 118वें स्थान से बदलकर 15वें पर पहुंच गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोन्नैयार या पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह नदी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा है। पोन्नैयार नदी कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का बेसिन 16,019 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जिसका लगभग 77% क्षेत्र तमिलनाडु में, 22% हिस्सा कर्नाटक में और बाकी आंध्र प्रदेश में है। इस नदी का पानी मुख्य रूप से तमिलनाडु में सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स यानी सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के 11वें संस्करण का आयोजन कोच्चि, केरल में किया। यह अभ्यास 22वीं राष्ट्रीय समुद्री सर्च और रेस्क्यू बोर्ड बैठक के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के लिए थीम क्षेत्रीय सहयोग के जरिए खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाना रखी गई है। इसमें रियल टाइम सिमुलेशन, टेबल टॉप अभ्यास, वर्कशॉप और सेमिनार शामिल है। इस अभ्यास में फंसे लोगों को निकालने के लिए नई तकनीकों जैसे सैटेलाइट, ड्रोन, लाइफ राफ्ट आदि क्षमताओं का परीक्षण होगा। भारत सरकार ने लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया। इसी के साथ यह पोर्टल अब पूरे देश में एक्टिव है। ई-दाखिल एक ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच है। यह उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, फीस भरने और मामले की स्थिति ट्रैक करने के लिए एक सरल और पेपरलेस विकल्प प्रदान करता है। ई-दाखिल का मकसद उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार करना और दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल को 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था। अब सरकार ई जागृति पोर्टल के लॉन्च पर काम कर रही है। यह पोर्टल केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेगा। आप हिंदी माध्यम से IAS बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर्स बोर्ड ने मसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना है। मसातो कांडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार हैं। वे मासात्सुओ अस्कावा की जगह लेंगे और उनके शेष कार्यकाल को भी पूरा करेंगे जो 23 नवंबर 2026 तक चलेगा।
एडीबी की स्थापना 1966 में मनीला, फिलीपींस में हुई थी। यह बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। शुरुआत में इसके 31 सदस्य थे, जो अब बढ़कर 69 हो गए हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ साथ इस क्षेत्र के बाहर के देश भी शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकलव्य नाम से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को भारतीय सेना प्रशिक्षण कमांड ने डेवलप किया है। इसकी प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। यह प्लेटफॉर्म सेना डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है, जो सेना प्रशिक्षण कमांड को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। एकलव्य प्लेटफॉर्म पर कोर्स की 3 श्रेणियां हैं। इसमें प्री कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल, नियुक्ति या विशिष्ट असाइनमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट शामिल हैं। अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने किया है। इस स्टेशन को 2 वर्षों में 3400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन है। यह परियोजना लेह और इसके आसपास के क्षेत्र में उत्सर्जन से मुक्त परिवहन को बढ़ावा देगी। परियोजना के तहत एनटीपीसी इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों को शुरू करेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत भविष्य में बड़े हाइड्रोजन मोबिलिटी और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को दिशा देगी, जिससे भारत ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में शीर्ष देशों में शामिल होगा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का मकसद भारत और सिंगापुर की आर्टिलरी यूनिटों के बीच प्रोफेशनल सैन्य संपर्क को बढ़ाना है। इसके अलावा यह अभ्यास दोनों देशों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने का भी मौका देगा। आपको बता दें कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की बैठक के 1 महीने बाद हो रहा है। साथ ही 2025 में दोनों देश राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। भारत को यूएनपीबीसी यानी यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन में फिर से चुना गया है, जिसमें भारत का कार्यकाल 2025-26 तक होगा। दरअसल भारत का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। यूएनपीबीसी की स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है, जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी के लिए रणनीतियां तैयार करता है। इस आयोग में 31 सदस्य देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में प्रमुख सैन्य योगदान करता है। वर्तमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में लगभग 6000 सैन्य और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार।